विश्लेषण है इसका। देखो ब्यूटेन के संरूपणीय विश्लेषण में मैंने क्या किया, एथेन में से प्रत्येक कार्बन से मैं एक एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर मेथिल ग्रुप लगा देता हूं तो किसका निर्माण हो जाता है, ब्यूटेन का। ब्यूटेन के संरूपणीय विश्लेषण में आगे वाले कार्बन को डॉट के द्वारा और पीछे वाले कार्बन को उस डॉट को क्या मान के बेटा, केंद्र मानकर बनाई गई वृत्त की परिधि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या लगा हुआ है कन्हैया, CH3। ये क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ये क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। एक ये क्या लगा हुआ है, CH3। और ये क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। कंसेप्ट सीखना, दोनों बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर है, ठीक है ना। तो ये रूप कौन सा हो गया, सांतरित रूप या ग्रसित रूप। अभी अभी पढ़ाया आपने जिसमें दूरियां ज्यादा थी वो कौन सा संरूपण था, सांतरित संरूपण में। मेरे स्टेटमेंटों को ध्यान से सुना करो बेटा। अगर मैं सांतरित संरूपण में आगे वाले कार्बन को स्थिर रखूं और पीछे वाले कार्बन को कितने से घुमा दूं, 60 डिग्री से। मैं क्या कह रहा हूं, आगे वाले कार्बन को स्थिर रखो और पीछे आगे वाला कार्बन स्थिर है और पीछे वाले कार्बन को मैंने कितने डिग्री से घुमा दिया, 60 डिग्री से। तो जब मैं इसको 60 डिग्री से घुमाऊंगा तो CH3 के पीछे कौन चला जाएगा, H। इस CH3, ये CH3 इस H के पीछे और इस H के पीछे H। क्या कंडीशन आएगी, H, यहाँ क्या हो गया बेटा, CH3, वेरी गुड, और यहाँ H। अच्छा एक बात बताओ, ये रूप सांतरित रूप कहलाएगा या ग्रसित रूप। जिसमें ढक रहा था अभी बताया था तो वो क्या कहलाएगा, ग्रसित रूप। लेकिन मेरी बात सुनना एक बात, अभी थोड़ी देर बाद है ना। फिर मैंने क्या किया, ग्रसित संरूपण में, मैंने ग्रसित संरूपण में, ध्यान से समझते चलना बेटा, आंसर देना। सांतरित संरूपण और ग्रसित संरूपण में किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, सांतरित की होगी। किसमें समूह पास पास है। भाई एक रूम में एक अकेला लड़का रह रहा है और दूसरे रूम में दो अकेला लड़का रह रहा है, बहुत बढ़िया बनेगी उनमें, ठीक है ना, कोई लड़ाई नहीं। और दोनों को एक ही रूम में रख दो बेटा, महीने भर में ही दोनों बच जाएगी, कितने भी अच्छे दोस्त हो चाहे, ठीक है ना। क्योंकि जब पास पास आते हैं तो पास पास आने से, समूहों के पास पास आने से क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा ज्यादा हो जाती है और जहां ऊर्जा ज्यादा हुई वहां स्थायित्व कम हो जाता है। तो सांतरित संरूपण और ग्रसित संरूपण में, कहते हैं ना गोवर्धन दिमाग खराब हो रहा है, गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाया, दिमाग सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि वहां जाके जब आदमी घूमेगा ना तो क्या खर्च करेगा, अपनी ऊर्जा खर्च करेगा, और ऊर्जा खर्च करने के बाद उसका स्थायित्व तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, चुपचाप आके सो जाएगा घर पे। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। और ज्यादा मन कर रहा है तो परिक्रमा ज्यादा लगातार, ठीक है ना, और ठंडा पड़ जाएगा। जितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगा स्थायित्व उतना ही बढ़ेगा। समझ में आ गई यहाँ तक। भाई आप डेली कॉलेज क्यों आ रहे हो, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों घर पे बैठ के पढ़ाई करते हो, आप अपनी किसको खर्च कर रहे हो, ऊर्जा को खर्च कर रहे हो। और ऊर्जा क्यों खर्च कर रहे हो, ताकि जीवन में क्या आ जाए, स्थायित्व आ जाए। स्थायित्व का मतलब आप सबको पता ही है, ठीक है। देखो ग्रसित संरूपण में मैंने क्या किया, आगे वाले कार्बन को मैंने कांस्टेंट किया, ये लो, और पीछे वाले कार्बन को कितने डिग्री से घुमा दिया, फिर से 60 डिग्री से घुमा दिया। ऊपर क्या है, CH3 नॉर्मल कंडीशन में H और H। इधर क्या पहुंच जाएगा बेटा, CH3, इधर क्या आ जाएगा, H, और इधर H। इसको बोलते हैं बेटा गॉस संरूपण। क्या बोलते हैं, गॉस संरूपण। आंसर देना मुझे मेरा जरा बेटा एक बात का, कि सांतरित संरूपण, ग्रसित संरूपण और गॉस संरूपण, इन तीनों में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी ग्रसित की। वेरी गुड। भाई गॉस की कहां से दिखाई देगी, गॉस बन गया तो गॉस की हो गई। गॉस में तो दूर दूर है बेटा, फिर भी यहाँ तो एकदम ही पास आ गए, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, ग्रसित। ग्रसित से कम ऊर्जा किसकी होगी, गॉस की। और सबसे कम, क्योंकि सांतरित में बड़े बड़े समूह एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर है, 180 डिग्री के कोण पर है, बहुत ज्यादा दूर है। अब मैं फिर से बेटा गॉस संरूपण में आगे वाले कार्बन को कितने पे फिक्स करता हूं बेटा, फिक्स करता हूं, और पीछे वाले को कितने से घुमा डालता हूं, CH3, H और H। CH3 के पीछे बेटा H के पीछे और H के पीछे H, अर्थात आगे वाले समूहों ने पीछे वाले समूह को पूरी तरह से ढक लिया। ग्रसित संरूपण में यहाँ पर तो भाई H का साइज तो छोटा है और CH3 का साइज बड़ा है, ढक तो रहा है लेकिन पूरी तरह से ढक नहीं रहा है। लेकिन इस वाले में H ने H को और CH3 ने CH3 को पूर्ण तरीके से ढक लिया, इसलिए इस रूप को क्या बोलते हैं,
पूर्ण ग्रसित संरूपण। अब फिर से मेरे क्वेश्चनों का आंसर देना शुरू करना। मैंने इसको कहा फर्स्ट, इसको कहा सेकंड, इसको कहा थर्ड और इसको कहा मैंने फोर्थ। मुझे आंसर दो, सबसे ज्यादा ऊर्जा अब किसकी होगी? वेरी गुड। पूर्ण ग्रसित से कम ऊर्जा किसकी होगी? किसकी? ग्रसित की। ग्रसित से कम किसकी होगी? गॉस की। और सबसे कम किसकी होगी? सांतृत संरूपण की। कर लोगे आसानी से, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ग्रसित और गॉस में किसकी ऊर्जा ज्यादा है? ग्रसित की ज्यादा है। कर लोगे आसानी से, बहुत बढ़िया। अब पेपर में एक तो ये डायग्राम बना के आने हैं तुम्हें, चारों के चारों बना लोगे आसानी से, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब एक आता है इसका ऊर्जा अवस्था आरेख। जैसे अभी अभी उसका बनाया था ना पहले का, उसका तो सिंपल था, एक ऊपर बढ़ रहा था फिर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से चल रहा था। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसीलिए बार बार तुम्हें समझा रहा था इसे, ठीक है ना? तो इसको ये चारों बना लिए तुमने? हाँ यार बन ये बनाए क्या? बनाओ फटाफट फटाफट बनाओ, इसका फिर ऊर्जा आरेख बनाऊंगा। ये आज तुम्हारी यूनिट कंप्लीट हो जा रही होने वाली है बस 5 मिनट में। तो फिर अब अपने कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे? इसके बाद किसकी क्लास है तुम्हारी? किस सर की? ऊर्जा अवस्था आरेख बना लिया? चलो हेडिंग लिखो, बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ। और घर जाके डेली जो पढ़ाया जाया करे ना, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मैथ में या बायोलॉजी में, जो भी है तुम पे, बॉटनी में, जूलॉजी में, उसे पेंडिंग मत रखना। अगर पेंडिंग कर दिया ना तो सिलेबस इतनी तेजी से बढ़ता हो जाएगा बेटा। और एक एक पेपर नहीं है, 3 पेपर हैं, 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री और 3 मैथ। कौन हालत खराब हो जाएगी। काय चलो है? आगे बात करते हैं अपन। कौन सा वाला? इधर देखो, इसका ऊर्जा अवस्था आरेख बनाता हूं। आपने अपनी में नंबर दे दिए। आपने एक नंबर किसको दिया है बेटा? सांतृत को दिया है, दूसरा नंबर ग्रसित को दिया है, तीसरा नंबर गॉस को दिया है और चौथा नंबर पूर्ण ग्रसित को दिया है। सबसे कम ऊर्जा किसकी है? सांतृत की। कितने भाई मैंने तुम्हें ऊर्जा चिंतन पढ़ाया था, एनर्जी कंसीडरेशन। ऊर्जा अरे मैं चिंतन अब में बताया था ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है, एक तो ऊष्मा क्षेपी और एक ऊष्मा। क्या मैंने ग्राफ जीरो से बनाया था क्या? वहां पर थोड़ा सा ऊपर बनाया था और क्या कहता, अभिक्रिया करने से पहले अभिकारक अणुओं की कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है जिसे औसत ऊर्जा कहते हैं, और औसत ऊर्जा को EAV के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पहली बात तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर से रखते हैं यहाँ से। सबसे कम ऊर्जा किस रूप की थी? और नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। सबसे कम ऊर्जा किसकी थी? सांतृत की। सांतृत को नंबर फर्स्ट दे रखा है तो मैं यहां पर दे देता हूं फर्स्ट। सांतृत में मैंने आगे वाले कार्बन को स्थिर रखा और पीछे वाले को 60 डिग्री से घुमाया तो ग्रसित रूप बना, अर्थात एक ऊर्जा के मान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रूप आ गया? सेकंड रूप आ गया। फिर सेकंड वाले रूप में मैंने क्या किया? आगे वाले कार्बन को स्थिर रखा और पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री पर घुमा दिया, तो प्रतिकर्षण क्या हो गया? कम हो गया। देखते चलो, अणु एक दूसरे से दूर चले गए, अर्थात ऊर्जा क्या हो गई? कम। थोड़ी सी कम होती है, ये बनता है थर्ड फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? और थर्ड फॉर्म में फिर आगे वाले कार्बन को स्थिर रखकर पीछे वाले को कितने से घुमाया? 60 डिग्री से घुमाया, तो बेटा सबसे ज्यादा ऊर्जा बनती है इस जगह। क्लियर है यहाँ तक की बात? अच्छा अब अपनी कॉपी में देखो सब, आप देखो पूर्ण ग्रसित को और पूर्ण ग्रसित को देखो, मैं क्लॉकवाइज ही घुमा रहा हूँ, एक ही दिशा में। ऐसा नहीं मत करना कि साहब हम तो 60 डिग्री आगे घुमाएंगे फिर अगले में 60 डिग्री पीछे घुमाएंगे, ऐसे नहीं। या तो सारे घुमाव, सारे रोटेशन क्लॉकवाइज होने चाहिए या सारे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। मैंने आगे वाले कार्बन को स्थिर रख के 60-60 डिग्री पे 3 बार घुमा दिया, देखो
पहले वाले अपनी कॉपी में देखते चलो, मैं बोलता चल रहा हूँ। सांतरित रूप को देखो, सांतरित में दोनों CH3 और CH3 एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर है, और पूर्ण ग्रसित में उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण है, कोई भी कोण नहीं है। इसका मतलब मैंने कितने पर घुमा दिया, 180 पे। अब एक काम करो, देखो कॉपी को, पूर्ण ग्रसित रूप को 60 डिग्री पे घुमाओ। कहाँ डाल रही है यार, बता दीजिए ना, मशीन फशीन पे। कहाँ से आवाज आ रही है? पूर्ण ग्रसित कहाँ है म्यूट इसमें? ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात पूरी की पूरी, क्लियर है? ये क्या बताया है मैंने, एथेन का ब्यूटेन का संरूपणीय विश्लेषण। ये क्या है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे को घुमाया फिर से तीसरा बना, तीसरे को फिर से घुमाया फिर से दूसरा बना, और फिर से पहला बना। अर्थात किसी भी अणु को 360 डिग्री पर घुमाने पर वापस मूल रूप प्राप्त होता है। इसीलिए कोई C1 कोई भी सममितीय अक्ष नहीं होता। इसी के साथ आपकी कौन सी यूनिट है, सेकंड, समाप्त। अब आपकी कौन सी यूनिट शुरू होगी, फोर्थ, एरीन और एरोमेटिकता। सोमवार को शुरू करी थी अपन ने, कब करी थी ये? डेट नहीं, कोई डेट वेट नहीं डालता है कोई भी? थर्ड यूनिट में पढ़ाऊंगा, यहाँ समझ में नहीं आएगा साइक्लोहेक्सेन। थर्ड यूनिट में पढ़ाया जाता है 6 एक्सियल और 6 इक्विटोरियल चेयर फॉर्म और बोल्ट फॉर्म, अक्षीय भूमध्य में फ्लिपिंग भी होती है, वो थर्ड, उसमें थर्ड यूनिट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि थर्ड यूनिट का नाम ही साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्केन में। ठीक है, कल बात।